मैं कम सर आइए गुड इवनिंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। 2006 में आपने ग्रेजुएशन किया, यस हिस्ट्री और पबैड यस सर। आपके विषय रहे। फिर 8 साल बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यस सर। स्ट्रीम आपने चेंज कर दी, MBA किया आपने और HRM स्पेशलाइजेशन, यस सर। और फिर 8 साल का गैप लिया आपने, 2022 में लॉ किया। यस सर। तो 8 साल के गैप का जस्टिफिकेशन क्या है? एक्चुअली सर मैं नौसेना ज्वाइन किया था 2002 में, भारतीय नौसेना। 2002 में नौसेना आपने Yes, sir. ज्वाइन किया, ठीक है। 2017 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ सर। 15 साल बाद आप Yes. रिटायर हो गए, ठीक है। और उसी पीरियड में मैं थोड़ा अपना वैल्यू एडिशन करता रहा क्वालिफिकेशन में सर्विस के दौरान। ठीक है। और 2019 से लेकर 2022 तक मैंने लॉ किया सर, रिटायर होने के बाद। कब आपके मन में आया कि सिविल सर्वेंट बनना चाहिए? सर 2016 में आया मेरे मन में। रिटायर होने से ठीक पहले यस सर। नौसेना में सेवाएं देने के बाद लगभग 15 साल यस आपने तय किया कि सिविल सर्वेंट बनना चाहिए। यस सर। क्यों, आखिर क्या अट्रैक्ट करता है? आपके लिए तो और भी MNUs थे। एक्चुअली सर हमारे एक सीनियर थे जिनका सिलेक्शन उसी 2016 में सिविल सर्विसेज में हुआ था। और उनको देखकर मैं भी प्रेरित हुआ। और चूंकि मैं एज ए सेलर एंट्री हुआ था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एवेन्यू नहीं थे वहाँ 15 साल के बाद। मीन्स मैं मैक्सिमम एज ए चीफ मास्टर पेटी अफसर तक जा सकता था। अच्छा सर, तो उसी को देखते हुए मैंने चूज किया कि मैं बाहर जाके और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और उनसे प्रेरित होकर 2016 में मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा मैं। अच्छा का मतलब क्या कर सकते हैं, क्या है यहाँ आपको क्या अट्रैक्ट करता है? जो भी मैंने अपने सेना में सीखा है, जो भी मैं वहाँ गेन किया हूँ, उसको मैं सिविल सोसाइटी में अच्छे से इम्प्लीमेंट एंड कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सर। क्या बनना चाहते हैं? पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं? मैं सर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ। डिप्टी कलेक्टर? यस सर। ठीक है। डिप्टी कलेक्टर के क्या कार्य होते हैं? डिप्टी कलेक्टर को उत्तर प्रदेश में 2 कार्य होते हैं। एक तो रेवेन्यू कलेक्शन एज ए डिप्टी कलेक्टर, और एज ए SDM मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। 2 तरह के कार्य 2 होते तरह हैं। के कार्य होते हैं। ठीक है। एक रेवेन्यू कलेक्शन हो गया इससे संबंधित, और दूसरा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। जुडिशियल कैपेसिटी में कब काम करता है? जुडिशियल कैपेसिटी में उसके एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो पावर CRPC में डिफाइन किया 144 उसके तहत भी काम करता है। हाँ, क्या है ये 144? सर न्यूसेंस को रोकना सर। बेल कौन देता है? सॉरी, एक हम लोग सुनते हैं कोई बलवा वगैरह जब होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, अशांति की संभावना होती है। 144 में डिप्टी कलेक्टर का पावर है सर, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर है कि वो बिल दे सकता है सर। नहीं नहीं, हम आना चाहते हैं उस पर, वो क्या बोलते हैं उसको, 107/16 या इस तरह से। 107/16 है। हाँ, 107/16 निरुद्ध करने का। हाँ सॉरी सर, उसके बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हवालात में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। हाँ अच्छा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका स्पेशलाइजेशन है, तो बार बार हमारा मन करता है कि आपको बेहतर होता किसी प्राइवेट, उसमें कॉरपोरेट में आप HRM होते। MBA आपने किया है, यस सर। वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन का मौका आपको मिलता है, जो सेना में आपने सीखा है उसको यूटिलाइज करते, पैसा भी आपको वहाँ ज़्यादा मिलता है। यहाँ मनी तो है नहीं,
पावर, प्रेस्टीज? एक्चुअली सर जो भी कॉरपोरेट में जो ह्यूमन रिसोर्सेज का एक चैनल है और जो एवेन्यू है वो बहुत कन्फाइंड है सर। एज आप HR जाओगे तो आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप ऑपरेशन में, अकाउंट्स में या फाइनेंस में जा सको। एक उसका एवेन्यू डिवाइड। और चूंकि उस फील्ड में मैं करके यहाँ अपने सोसाइटी में यहाँ मैं मल्टी डायमेंशनल और जो वैरायटी ऑफ जो एवेन्यू है यहाँ खुला हुआ है जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स का क्या यूटिलाइजेशन है? ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है कि SDM बनने के बाद डिप्टी कलेक्टर आप बन जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम रहेगा वहाँ पर? ह्यूमन रिसोर्स का काम है सर कि सही आदमी को सही जगह पे बैठाना और उसे सही काम निकलवाना सर। ये एक ह्यूमन रिसोर्स का मेन मोटो रहता है सर। लेखपाल का एक पद हम लोग सुनते हैं, ये SDM के साथ ही रहता है। यस सर। लेखपाल जो हैं सर उसमें कौन सा ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है सर, क्योंकि जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों, जहाँ ज़्यादा डिस्प्यूट आ रहे हों, वहाँ एक तेज तर्रार लेखपाल को डिप्यूट किया जा सकता है सर। उसमें भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत रोल है सर, क्योंकि सारे लेखपाल का टैलेंट एक जैसा नहीं होता। उसमें से कोई अच्छा होगा, कोई ईमानदार होगा, कोई लेखपाल के कार्य आपको पता है क्या? यस सर। लेखपाल के सर खसरा, खतौनी जानते होंगे आप? जी सर। क्या अंतर है दोनों में? बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन खसरा जो होता है ये लैंड के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया होता है, और खतौनी जो होता है मालिकाना हक देता है किसी ओनर का। और इसमें 46 सेक्शन होते हैं सर, और खसरा में, खतौनी में 19 सेक्शन होते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर कौन से पढ़ते हैं? सर दैनिक जागरण और हिंदू पढ़ता हूँ। कौन है संपादक द हिंदू के? द हिंदू के सर एक एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि इधर मैं 10 दिन से नहीं पढ़ा। दैनिक जागरण? दैनिक जागरण का भी सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आज कौन सी खबर है दैनिक जागरण में? आज सर हड़ताल को लेकर खबर है, जो उसमें हिट एंड रन केस में जो अमेंडमेंट किया गया उसको लेकर हड़ताल हुई है। क्या अमेंडमेंट किया गया है? उसमें सर 7 लाख अगर हिट एंड रन के केस में कोई दोषी पाया जाता है तो जो भारत न्याय संहिता है उसके 106 के धारा 2 में 10 साल की सज़ा और 7 लाख का पनिशमेंट है उसमें सर। क्या गलत है इसमें? आखिर ये जो हड़ताल हो रही है, उनका कहना ये है कि जो भी ट्रेडर्स हैं या ड्राइवर्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर गलती से हमारे से लग जा रहा है, जैसे हम उसमें अगर जानबूझ के अगर एक्सीडेंट नहीं किया हो तो उसमें हमको सज़ा ज़्यादा हो जाएगी। या दूसरा अवेयरनेस की इसमें कमी है सर, जो एक्चुअली ये एक्ट लाने के पहले उनको प्रॉपर अवेयरनेस देना चाहिए कि ये वही सज़ा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पहले 5 साल की सज़ा थी और अभी 10 साल की सज़ा है। अगर आप किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, अगर पुलिस स्टेशन में जाकर बता रहे हैं तो वही 5 साल की सज़ा आप अप्लीकेबल होगी। आप SDM बन जाते हैं और आपके अधीनस्थ कर्मचारी किसी मुद्दे को लेकर के हड़ताल पर तो ले, कैसे टैकल करेंगे? एक्चुअली सर हड़ताल जो एथिक्स है गरिमा के खिलाफ है वो, लेकिन मैं उनको कन्विंस करूंगा और उनके जानना चाहूँगा उनको कि आखिर क्या रीजन है, क्यों जानना चाहते हैं, और उस डिस्प्यूट को मैं अपने स्तर और अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करूँगा। ठीक है, चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन से परिचित है? यस सर। क्या है ये? डेजर्ट साइक्लोन जब वहाँ टेम्परेचर्स हाई होते हैं तो वहाँ लो प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के बालू नहीं, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास कल ये शुरू हुआ है सर राजस्थान में। ये मिलिट्री अभ्यास है सर, इतना ही मैं इसके बारे में जानता हूँ। किन 2 देशों के बीच में है? एक तो इंडिया होगा नेचुरली, दूसरा कौन सा देश है? सॉरी सर नहीं आइडिया है आपको? नहीं आइडिया सर। चलिए, हालांकि आपका तो लॉ में है स्पेशलाइजेशन। चलिए लॉ पे ही रहते हैं। इधर कई चेंजेज हुए हैं IPC में, कौन कौन से चेंज हैं, हाईलाइट कर सकते हैं उसको? चेंजेस सर एक तो जो 302 था उसको 163 कर दिया गया है, और
124 सेक्शन ए को एबलिश कर दिया गया है। 24 ए क्या कर दिया गया है? ये राजद्रोह को हटा दिया गया है, उसकी ठीक जगह है। पे व्यापक उसके देशद्रोह का उसमें न्यू सेक्शन ऐड किया गया है। प्लस इसमें जो साक्ष्य के रूप में था, डिजिटल जो साक्ष्य को ज़्यादा जोड़ दिया गया है, और इसमें डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, फॉरेंसिक को भी इसमें ज़्यादा जोड़ दिया गया है सर। और प्लस जो अपने सीआरपीसी में जो अभी भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, उसमें पहले जो हमारा मोटो था पनिशमेंट देना था, पैनल कोड था, अभी न्याय देना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। नहीं, ये जो 302 यस सर की जगह पर 163 आया है, तो क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ? ये नंबर में चेंज हुआ है केवल, ये सेक्शन की बात है या फिर कुछ कोई आमूलचूल परिवर्तन है? नहीं, ये तो सेक्शन की बात है सर। आमूलचूल परिवर्तन में वही सेडिशन को हटाया गया हुआ है सर। नहीं, आपने अभी ये कहा कि पहले वो दंड देने के लिए था, अब न्याय देने ये के तो लिए है। ऑब्जेक्टिव था सर इसको। तो उसके नाम में भी कुछ चेंज हुआ क्या? आईपीसी तो मीन्स इंडियन पेनल कोड, भारत न्याय संहिता उसका नाम है। तो अभी अब अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? उसको हिंदी में ही नाम दिया गया है सर, भारत आई न्याय संहिता। IJC कहेंगे कि इंडियन जस्टिस कोड, ऐसा तो नाम नहीं किया गया है। ऐसा नाम नहीं किया गया सर, बट उसको भारत न्याय संहिता ही दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में छपा था कि अब ससुराल वालों पर दहेज से संबंधित केस नहीं कर पाएंगी महिलाएं। ये आपका जो IPC 498A का मामला था, पढ़ा है आपने? क्या है ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है सर। हाँ, नहीं, क्या अब ये नहीं कर पाएंगी वास्तव में? ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ससुराल वालों पर केस नहीं कर पाएंगी? करने के पहले उसकी इंक्वायरी होगी, फिर उसका FIR दर्ज। डाउरी के जो केसेज हैं कोर्ट में, सुनने में आता है मोर देन 90% केसेज फेक हैं। आपने क्या पढ़ा है, क्या लगता है आपको? सही हम लोगों ने सुन रखा है? इस पे सुप्रीम कोर्ट के भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी आया था कि बहुत सारे इसमें केसेस जो फेक हैं, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि सर ये फेक केसेस भी हैं बहुत सारे इसमें, और कुछ जेन्युइन भी हैं। तो ये डिपेंड करता है जो प्रोसिक्यूशंस या पुलिस है कि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके और फिर ये FIR दर्ज किया जाए और सही जो विक्टिम्स है उसको न्याय दिलाया जाए। पेगासस स्पाईवेयर का आइडिया है आपको? यस सर। क्या है ये? पेगासस एक सॉफ्टवेयर था इजरायली बेस्ड। तो एक्चुअली इसको यूज़ एंटी नेशनल जो थे या एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उसके अगेंस्ट किया जाता था, लेकिन इसको लेकर कुछ भ्रम पैदा हुआ कि ये फ़ोन टैपिंग इसके ज़रिए या हमारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज हुआ था। अब ये चर्चा में क्यों आया है? पत्रकारों को उनके ऊपर कौन सी आफत आने वाली है इसको लेकर के, भारतीय पत्रकारों पर? सर चर्चा में है कि उनका भी फ़ोन टैपिंग या उनके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन मेरी ओपिनियन से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में इधर अपराध कम हुए हैं या बढ़े हैं? सर अपराध बढ़े भी हैं कुछ अपराध, और कम भी हुए हैं। जैसे रेप एंड मर्डर्स के कुछ कम ही हैं। महिला उत्पीड़न का ये इसके मामले बढ़े हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ ये सर, महिलाओं ये जो अपराध की बात है उसमें भी नेशनल ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश अपनी दी है, यह बताया है कि केसेस बहुत बढ़े हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। सर क्या कारण है? सर एक्चुअली इसका कारण है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा अपराध होते थे, तो दिल्ली की तुलना में उत्तर प्रदेश में कई गुना अपराध बढ़ गए हैं। एक्चुअली सर अभी जो केसेस हो रहे हैं महिलाओं को प्रॉपर FIR किया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि FIR की वजह से, क्योंकि जितने भी केसेस हो रहे हैं सारे के FIR दर्ज हो रहा है, तो इनफैक्ट वो बढ़ेगा ही। और उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है कि जहां अपराध हो और इंश्योर किया जाए कि वो मामला दर्ज हो, जिसके चलते भी ये बढ़ सकते हैं सर अपराध। ठीक सर। आपने LLB किया है सर,
तो 3 ईयर या 5 ईयर कोर्सेज, 5 ईयर वाले भी आजकल चल रहे हैं। सॉरी सर, 3 ईयर वाला किया है या 5 ईयर वाला किया है? 3 ईयर वाला किया है सर। 3 ईयर वाला किया है। हाँ, अच्छा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है लॉ के विद्यार्थी से वो ये कि व्हाट इज़ लॉ, हाउ विल यू डिफाइन लॉ, क्या परिभाषा देंगे आप लॉ की? लॉ क्या है? लॉ सर, लॉ एक प्रोसेस है जिसमें विक्टिम्स को, जिसके माध्यम से उचित न्याय दिलाया जा सके सर। नहीं, लॉ इज ए कोड और ए प्रोसेस? लॉ इज ए प्रोसेस सर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ लॉ एंड लॉ एज सच? प्रोसेस तो कोर्ट ऑफ लॉ करता है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ कहते हैं, और लॉ एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो दोनों में डिफरेंस है कि एक ही चीज़ है दोनों? कोर्ट ऑफ लॉ सर एक इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हुआ, जो इस प्रोसेस को फॉलो करके न्याय देता है। लॉ कितने तरह के होते हैं? सर क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ होते हैं सर। नहीं, नेचुरल लॉ का नाम नहीं नेचुरल, सॉरी सर, नेचुरल लॉ भी होता है सुना। और एक और कि एटर्नल लॉ, ये कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है। आपने लीगल हिस्ट्री पढ़ा होगा, जब पढ़ा था कि नहीं, पेपर था कि नहीं? था सर पेपर। लीगल हिस्ट्री। यस सर। तो टॉमस एक्विनास का नाम आया था उसमें? आया था सर। हाँ, उसकी किताब का क्या नाम है? रिकॉल नहीं कर पा सुम्मा थियोलॉजिका, ए ट्रीटाइज ऑन लॉ। तो उसमें उसने एटर्नल लॉ की बात कही है। सर। क्या है एटर्नल लॉ, कुछ याद आ रहा है? सर नहीं कर पा रहा हूँ सर। जो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट या क्रिश्चियन स्टेट, यस सर। तो कहते हैं कि जो कुरान में लिखा है वही लॉ है, सर। और वो एटर्नल है, माने शाश्वत है। सर। बाइबल में जो लिखा है वो शाश्वत विधान है। तो उस ज़माने के कोर्ट जो हैं वो उसी के आधार पर करते थे। तो न आईपीसी थी वहाँ, न सीआरपीसी थी, और न लॉ ऑफ एविडेंस था। तो एटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, देन पॉजिटिव लॉ। जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत? सर थोड़ा बहुत पढ़ा है, हाँ। रिकॉल नहीं कर पा। तो ये बताइए कि जूरिस्प्रूडेंस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? जीन बोधा का नाम सुना है? सुना है सर, बट मैं रिकॉल इसमें नहीं कर ऑस्टिन का नाम, ऑस्टिन का नाम जॉन ऑस्टिन, पा। उनका नाम सुना है सर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? उनका तो एक पॉजिटिव लॉ में कंट्रीब्यूशन है उनका। हाँ, वो पॉजिटिविस्ट हैं। हाँ। तो किस अर्थ में, क्यों पॉजिटिविस्ट उनको कहा जाता है? या पॉजिटिविस्ट किसको कहेंगे? पॉजिटिविस्ट जो एक जो लॉ है, प्रोसेस है, उनको बैकअप जो करे और एक न्याय दिलाने में एक पॉजिटिव अप्रोच रखे, तो उनको पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। नहीं, एक मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप ये बताएंगे कि वो सही है कि गलत है। पॉजिटिव उसको कहेंगे, पॉपुलर से जिस अर्थ में यहाँ प्रयोग हो रहा है, वहाँ पॉजिटिव का अर्थ है जो साइंस पर जिसका फाउंडेशन हो, साइंटिफिक नॉलेज जिसको सपोर्ट कर रहा है वो पॉजिटिव है, और जिसको सपोर्ट नहीं कर रहा है वो यूटोपियन है, वो और कुछ हो सकता है, पॉजिटिव नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली सर, आप सही बोल रहे हैं। साइंस बेस्ड हो, साइंटिफिक उसका। क्योंकि अभी एक का तो नाम मैंने लिया, टॉमस एक्विनास, वो कहता है कि चर्च जो कहता है वो सही है, पोप जो कहता है वो सही है, और वो साइंस से बेस्ड नहीं है। इसी के खिलाफ पॉजिटिविस्ट मूवमेंट चला था ना सर। सही है सर। क्योंकि आपने एलएलबी किया है और लिखा है, तो इस पर सवाल उठ सकते हैं कि भाई पॉजिटिविस्ट, एक और है प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ लॉ, उसके किसी फिलोसफर का नाम सुना है, उसके किसी थिंकर का? सर जूरिस्प्रूडेंस में बहुत ज़्यादा मेरा जूरिस्प्रूडेंस इज कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ लॉ। यस सर। तो वही तो उसकी रीढ़ है। आपने रॉस्को पाउंड का नाम सुना है? सुना है, लेकिन उनकी थ्योरी
हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ वो प्रैग्मेटिक थियरी को मानता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ के बहुत बड़े प्रोफेसर थे रॉस्को पाउंड। सर ही वॉज ए प्रैग्मेटिस्ट। उन्होंने ऑस्टिन का तगड़ा विरोध किया है, जॉन ऑस्टिन यस का। सर, ये आइडिया है सर। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री भी था। यस सर। हिस्ट्री का क्या मतलब? एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन और वेस्टर्न या सभी? एक्चुअली सर इग्नू में जहाँ से मैंने किया था उसमें सारे थे, सब वर्ल्ड कुछ- हिस्ट्री को छोड़ सब के सर। कुछ था। यस सर। तो उसको सेग्रीगेट नहीं किया गया था, वहाँ तीनों हिस्ट्री थी वहाँ। अच्छा, तो आपकी दृष्टि में गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय सर। अगर इनको उसको कुछ और टाइटल भी जुड़ी थी उसके साथ, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ? चंद्रगुप्त सर एक गुप्त वंश का था जो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य भी लिखता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं सर, विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त का नाम सुना है आता है सर। उस वंश में कि नहीं? आता है सर स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का क्या कंट्रीब्यूशन है? एक्चुअली सर जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया है स्कंदगुप्त को, क्योंकि उन्होंने हुड़ों को हराया था। तो जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है उससे ये पता चलता है कि वो एक काफ़ी प्रतापी राजा थे जिन्होंने हुड़ों को यहाँ आने से रोका था सर। एक बड़ा विचित्र कमेंट है स्कंदगुप्त के ऊपर कि स्कंदगुप्त की नाक उतनी लंबी थी, उसी तरह लंबी थी जैसे गुप्त वंश का गुप्त वंश जैसे लंबा था, मतलब लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ गुप्त वंश। अच्छा, तो अंतिम सवाल हमारी ओर से कि गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन था? गुप्त वंश का आखिरी शासक सर, मैं सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। थोड़ा इतिहास पढ़ा है तो एक सरसरी निगाह से देखे रहिएगा। ठीक है सर, मैं देखूंगा। ठीक है मैडम, आप कुछ प्रश्न करें। आपकी साहित्य में रुचि है क्या? सॉरी मैम, साहित्य में रुचि नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये अनुच्छेद 31 पढ़ा है आपने? 31 यस मैम। क्या है ये? 31 का ABC, 31 में 3 खेल से रिलेटेड इसमें क्या है? खेल से related। अच्छा, अभी ये जो कुछ संशोधन हुए हैं, ऐसे पुलिस हिरासत में पहले 15 दिन रखा जाता था, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। उसको 60 डेज कर दिया। 60 या फिर 90 या 90 है ना? आपने कचहरी कविता पढ़ी है? नहीं मैम, नहीं पढ़ा। साहित्य में थोड़ा कम रुचि रखता हूँ। अच्छा, ठीक है। ये जो अयोध्या पर निर्णय आया था, 2 निर्णय आए थे, एक हाईकोर्ट इलाहाबाद से आया था यस मैम। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो ये इलाहाबाद का जो निर्णय था ये कितने पेजेस का था और सुप्रीम कोर्ट का? बड़ी चर्चा हुई थी उस टाइम कि इतना लंबा निर्णय इतने पेजेस में लिखा गया है। मोर देन 1000 था मैम, इतना आइडिया है उसका सुप्रीम कोर्ट का। इलाहाबाद का मैम आइडिया नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का 1045 था 1045। और इसका कुछ था हाई कोर्ट का उससे कहीं ज़्यादा लंबा था, 4000 समथिंग। हाँ नहीं 8000 कुछ या कुछ था, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है। ये बताइए कि अभी जैसे कुछ राज्यों में ये किया गया है कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो लोग सरकारी नौकरी के लिए अर्ह नहीं होंगे। किसी राज्य ने ये लागू किया है क्या? ये असम ने लागू किया है। असम ने लागू किया है, ठीक है। और महिला सुरक्षा को लेके कुछ हमें बहुत मुख्य वो बताइए, मुख्य कानून जो है इसमें मैम प्रोविजन ऑफ, जिसमें उत्पीड़न, वर्क प्लेस पे उत्पीड़न का एक था,
और बाकी कुछ जेएस बमा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें 6 बजे के बाद अलाउ नहीं करेंगे, प्लस एफआईआर का भी था उसमें कि अगर एफआईआर दर्ज करना हो 6 बजे के बाद तो पुलिस उनके घर पे जाएगी। ये वाला प्रोविजन था। फिर पॉक्सो एक्ट लाया गया। अच्छा, आप सेवारत भी रहे हैं, तो एनपीएस और ओपीएस पे क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि एनपीएस सही है, ओपीएस की मांग जो हो रही है वो ठीक है, लेकिन एनपीएस भी बुरा नहीं है। एक्चुअली मैम ये स्टेक होल्डर्स के नज़र से देखें तो ओपीएस इनफैक्ट अगर एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, बट गवर्नमेंट्स इसमें इतना ज़्यादा एक्सचेकर है कि गवर्नमेंट उसको वेयर नहीं कर सकती, और उस पैसे को कहीं हम इंफ्रा और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में अभी संशोधन किया जा रहा है और उस हद तक बढ़ाया जा रहा है कि जिसमें कर्मचारी को भी फायदा हो। आपको तमाम सारे लॉ पता है, और यदि आप अपने सेवा के समय अपने ऑफिस में होते हैं और कोई पत्रकार चला जाता है और वो ये पूछता है कि आप सर अभी आप क्यों देर से आए या देर से ऑफिस क्यों खुला, तो क्या उसका राइट है ये पूछने का, या फिर आप उसे कुछ हिदायत देंगे? प्राय होता है ना कि संस्थानों में जाके पूछते हैं, सरकारी संस्थानों में, कि आपका डीएसए ऑफिस में पहुंच गए, कहीं पहुंच गए, तो बिल्कुल राइट है मैम, बट इसका एक प्रॉपर चैनल होता है, स्पोक्स पर्सन होते हैं जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, हर डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनके थ्रू ये मामला उठा सकते हैं। और इनफैक्ट पत्रकार का तो राइट है ही पूछने का, क्योंकि अगर हम पंचुअल और हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो पोर्टिकुलर एडोमेक्रेसी की क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मतलब चतुर्थ स्तंभ को ये राइट है कि वो कहीं भी जाके, कहीं भी नहीं जाके मैम, उसमें कहीं नहीं जा सकते हैं, उसका प्रॉपर उसका चैनल है। वही जैसे मैंने बताया, एक स्पोक्स पर्सन होता है हर डिपार्टमेंट का जो गतिविधियों के बारे में जानकारी पूछ सकता है। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो उसका राइट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। ये बताइए कि अभी आपने अयोध्या को पढ़ा होगा, तो मोदी जी अभी मीरा मांझी के घर गए, वो बड़ा सारे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे थे, उनके यहाँ जाके चाय पी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई चाय में चीनी ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चाय वाला हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगा। तो मीरा मांझी के यहाँ ही क्यों गए? आपने न्यूज वगैरह देखा? यस मैम, एक्चुअली वो 10 करोड़ वहाँ बेनिफिशियरी थी उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला, हाँ यस मैम, तो इसीलिए उनके यहाँ वो संयोग से वो अयोध्या से बिलोंग करती थी, तो इसीलिए वहाँ पे वो गए। ठीक है। अच्छा, हमारी सप्तपुरियाँ कौन कौन सी हैं? एग्जैक्ट मैम नहीं, सॉरी मैम, कुछ उसमें से पता है जो बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है। अभी कुंभ का एक बड़ा स्थान होता है, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ, तो प्रयाग को आपको 2 लाइन में प्रयाग के बारे में, प्रयाग की पौराणिकता के बारे में कहना हो। प्रयाग उतनी ही पुरानी है जितनी हिस्ट्री है। यहाँ महर्षि भरद्वाज का आश्रम है, और यहाँ पे महामोक्ष परिषद का हर्षवर्धन द्वारा एक आयोजन किया गया था, और वो बाद में चल के कुंभ के मेले में कुंभ में कन्वर्ट हुआ। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, और पौराणिक मान्यताओं के आधारित पे जब अमृत कलश लेके सागर से हिमालय की तरफ बढ़े तो उसमें 4 जगह गिरा, जिसमें उज्जैन और प्रयागराज और त्र्यंबकेश्वर और हरिद्वार, इन 4 जगह पर आयोजित करता है। लेकिन जो प्रयागों का राजा प्रयागराज होता है, इसीलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। एक स्थान आपने त्र्यंबकेश्वर कहा, आर यू श्योर? त्र्यंबकेश्वर इज नासिक सर, सॉरी। त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले में है, लेकिन नासिक एग्जैक्ट में तो कुंभ तो वहाँ लगता है, गोदावरी के किनारे। यस सर। अच्छा, आप इस पद पर हैं और एक कोई बहुत ही मतलब परेशान कोई वृद्ध आते हैं आपके ऑफिस में और कहते हैं कि मुझे
मेरे बच्चों ने परेशान किया है और मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं अपने घर में नहीं रह पा रहा हूँ, तो आप उस समय उस महत्वपूर्ण पद पर होते हुए आप उनके लिए क्या करेंगे? पहले तो उनको अपने ऑफिस में अच्छे से बैठा के और उनकी जो परेशानी है वो सुन के उचित उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर एक्चुअली ये कंसेंसस से हो जाए तो बहुत बेटर होता है, अदरवाइज इसके प्रोविजन, लीगल प्रोविजन है इसका अधिकार दिलाने का। इसका क्या लीगल प्रोविजन है? सेक्शन 125 में सीआरपीसी के मेंटेनेंस का राइट होता है पेरेंट्स। आपके ऑफिस में ही कोई बालक है जो आपको देखकर प्रेरित होता है और वो ये चाहता है कि वो अपनी सेवा के दौरान कुछ समय निकाले और अपनी तैयारी करे, आप जैसा बने, इसमें तो आप तो का सहयोग क्या होगा? पहले उसको किस प्रकार की सहयोग चाहिए, अगर आर्थिक सहयोग है तो आर्थिक हम डेफिनेटली उसको देंगे, प्लस गाइडेंस हमारे जो भी हमने अपने एक्सपीरियंस से पास तैयारी के दौरान सीखी है उसको उसके भरपूर देने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक है। सेवन सिस्टर्स क्या हैं? सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं मैम। अभी जो हमारे यहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो जो मूर्ति आ रही है वो जिन्होंने बनाया उनका नाम क्या है? योगी राज नाम है उनका। ठीक है। और अयोध्या के पहले फैजाबाद था। फैजाबाद क्यों था? सॉरी मैम, ये तो कोई कारण रहा होगा ना, किसी के नाम की वजह से। अयोध्या का और नाम क्या है? अयोध्या श्री बोलते हैं मैम। ठीक है। और कुछ एक दो नाम होंगे ना? एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपने रामचरितमानस पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा है बट उसके कुछ पार्ट्स पढ़े हुए हैं। अच्छा। सुंदरकांड में अवतरित है। जो शिव का धनुष था जो भगवान राम ने तोड़ा था, उसका नाम क्या था? वो सॉरी मैम। अभी हम लोगों ने 25 दिसंबर मनाया। 25 दिसंबर किन कारणों से बहुत महत्वपूर्ण तिथि है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन। कुछ और? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म। हाँ, इसके अलावा भी कुछ था क्या? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। भौगोलिक चीजों को देखते हुए भी क्या 25 दिसंबर का कोई महत्व है? 25 दिसंबर तो क्रिसमस डे ही एक सेलिब्रेट करते हैं, उसमें बड़ा दिन भी होता है। सबसे बड़ी रात भी होती है, भी माना जाता है। मीन्स माना गया, ये कंसिडर किया जाए। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी एक जनसंघ के नेता थे, एक ओरेटर थे, एक कवि थे। उनकी मेरी कौन कविताएं हैं उनकी लिखी हुई, और उनका जो पॉलिटिक्स था, जो पॉलिटिक्स करने का तरीका था, वो एक सबको समाहित करने वाला था। और उनको विपक्ष द्वारा भी काफ़ी प्रशंसा की जाती थी कि इनके जो पॉलिटिक्स के तरीके हैं वो सबसे अलग हैं। और उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो बहुत इम्पोर्टेंट, उनके शासनकाल में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? एग्जैक्ट नहीं मालूम है। उनकी कोई कविता आपको याद है? हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रगनों गई, ये है, पूरा याद नहीं है मैम, बट 2 लाइन इसकी याद है। ठीक है। फिर तो ये बताइए, रामचरितमानस में चौपाई के अलावा और क्या क्या है? चौपाई के अलावा मैम सॉरी, बट चौपाई उसमें जो राम जी के चरित्र का उसमें वर्णन किया गया है उसी पे आधारित है। अच्छा, मतलब विधा के बारे में थोड़ा सा वो है। ठीक है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, किन जनपदों का बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में, किसी भी कारण से वहाँ के लोग रहे हों या? बलिया का अच्छा स्थान रहा है।
जैसे मेरठ का रहा है, अच्छा, मेरठ का। बलिया का भी रहा है। और चितू पांडे, मंगल पांडे वहीं से बिलोंग करते हैं काफी। मंगल पांडे की वो कौन सी क्रांति थी, जो मंगल पांडे के बारे में कुछ बताइए। 1857 में जो उस समय के राइफल्स और उसके कार्टेज जो बने हुए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो कार्टेज में किसी एनिमल यानी पिग का फैट लगा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम इसको अपने मुंह से उसको कट करके और लोड नहीं करेंगे। और वहीं से उनका डेनियल जो था यूज़ ऑफ कार्टेज, वहीं से उनका विद्रोह स्टार्ट हुआ। गोंडा जेल में किसी बहुत बड़े क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। सॉरी, फैजाबाद जेल में भी किसी बड़े क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। शहनवाज, सॉरी मैं मिस हुआ। ठीक है। ये बताइए कि उन्नाव का भी कोई जिक्र आता है क्या? उन्नाव से कौन था? एग्जैक्टली मालूम नहीं, सॉरी। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पैदा हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मऊ में पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश में। सॉरी, मऊ में नहीं, बट मध्य प्रदेश में वो पैदा हुए थे। मैं आप श्योर हैं? श्योर तो नहीं हुआ, इसके लिए क्षमा जाऊंगा, श्योर नहीं, बट जो बनारस में मणिकर्णिका घाट जो है, Yes. उसका कुछ बताइए, इतिहास बताइए। मणिकर्णिका क्यों पड़ा उसका नाम? मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का नाम था, उन्हीं के नाम पे मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ है। और उसका एक हिंदू रिचुअल्स में काफ़ी महत्व है। त्रिपिंडी एक प्रथा एक प्रोसेस है हिंदुइज्म में, उसको वहाँ जनरली मणिकर्णिका घाट पे किया जाता है। और वहाँ पे एक और चीज़ माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ वास करते हैं मणिकर्णिका घाट पर, और वहाँ पे मशान होली भी खेली जाती है। उस मशान होली में ये भी माना जाता है कि शिव पार्वती वहाँ पे साक्षात उस दिन रहते हैं, तो जितने एविल्स हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। एक किंवदंती है कि जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है, अयोध्या सहित, वो ब्रह्म क्षेत्र में आता है, तो वो किसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में नहीं आ सकता। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये किस उसमें जोन में आता है? भौगोलिक सिस्मिक जोन में आता है, जोन 4 में आता है में। और अभी अगर हम फिलहाल देखें तो वहाँ अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ भी आया था अयोध्या में, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेपाल से सटे हुए, तो ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। उत्तर प्रदेश का जन्म कब हुआ? उत्तर प्रदेश का जन्म सर 24 दिसंबर 1954 1954। अच्छा, राजधानी कौन सी है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ सर। लखनऊ से पहले कौन सी थी? इलाहाबाद। कब शिफ्ट हुई? 1937 में सर। 1937। यस सर। न्यायिक राजधानी कौन सी है न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की? न्यायिक राजधानी प्रयागराज को। प्रयागराज को Yes, बोलते हैं। कौन सा प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश सर। चलिए बताइए कि कौन से 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? उसमें सर लखीमपुर खीरी है, बलरामपुर है, बहराइच है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, ये जो नेपाल से लगे थे। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी का नाम? उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर, सॉरी सर, आइडिया नहीं है। ठीक है, वेल डन, थैंक यू सर। जा सकते हैं। थैंक यू सर।
आइए आइए, बैठिए। कैसा लगा आपको इंटरव्यू दे करके? अच्छा है सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। कितना अंक देंगे आप अपने आप को? अगर आपको मार्किंग करना हो तो 100 में कितना देंगे? 65 to 70 सर। 65 to 70। देखिए, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है और आपने 15 साल नेवी में अपनी सेवाएं दी हैं, ये प्लस आपके साथ है। लेकिन एक टेम्परामेंट अभी जो आपका बरकरार है नेवी वाला, थोड़ा उसको घर में रख कर के आना है इंटरव्यू देने, ये ठीक कर लीजिए। ठीक है सर। सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। आपको लगता है कि 65-70 नंबर, बिल्कुल तो वाई नॉट 70-75। ठीक है सर। मेंस का कुछ पता नहीं है 1500 अंकों में कितना अंक आपको मिला है। शुभकामना करते हैं कि अच्छा अंक मिला हो, पिछली बार मेरा 70 नंबर था इसमें। और फिर 65-70-75 नंबर पा करके आप जो है सर एसडीएम बन जाएंगे। थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, थोड़ा सा और सोदिंग पर्सनालिटी हो सकती है आपकी, वो कर लीजिए। सिटिंग पोस्चर थोड़ा ठीक कीजिए, थोड़ा सीधा बैठिए ना, जैसे आप हाथ और पीछे करिए। हाँ, जैसे आप इस पे घुटने पर रखे हैं, हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है सर। पैर थोड़ा सा और सटा लीजिए। हाँ मतलब हाँ, जैसे टाइटली किए हैं थोड़ा ढीला रखिए। ठीक है। इस पोज में ज़्यादा ठीक दिख रहे हैं। बाकी बिल्कुल बढ़िया है। अखबार वगैरह पढ़िए ठीक से। ठीक है सर। बाकी कुछ ऐसा कोई फ्ला नहीं दिख रहा है आप में। रिटन में आपने अच्छा किया होगा, इंटरव्यू में आपको अच्छा अंक मिलना चाहिए। बस एक बात वही, थोड़ा सा वो टेम्परामेंट अपना उस पर काम कर लीजिए। जैसे कि मैं पिच मेरा और क्या इसमें मिस कैसा? हाँ वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। नहीं, पिच ठीक है सर। लेकिन बहुत गंभीर चेहरा बनाए रहना ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। अगर कोई लाइट क्वेश्चन है तो उस पर स्माइलिंग फेस भी हमारा होना चाहिए। एक जैसा पूरे सत्र में दिखना, थोड़ा चेंज करते रहिए। एक्सप्रेशन आपका चेंज होना चाहिए मेंबर वाइज और ठीक है सर। मुद्दे के हिसाब से, विषय के हिसाब से। बस बाकी कुछ ऐसा फ्ला नहीं है आपके व्यक्तित्व में। सर ठीक है। ठीक है सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू।